हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम सीएसएस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक दो क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस के थ्रू ही हम टॉपिक्स बेसिकली कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो अगर अभी तक हमने सीआई के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किया है, तो अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स हमारे क्लोज आ चुके हैं, मतलब नज़दीक आ चुके हैं। और वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने मेन फोकस पे। हमारा आज हम सीएसएस करेंगे, कोर सोशल साइंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर है, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये तो करके ही जाना है, गलती से भी नहीं सोचना कि तुम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन छोड़ के जा रहे हो। ये एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक बार अच्छे से करके जाना, ताकि कम से कम इसमें पूरे मार्क्स तो मिल ही जाए। तो देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है इंडियन कंटेक्स्ट के एग्जाम्पल्स के थ्रू, और सोशल क्लास और सोशल स्टेटस में क्या डिफरेंस है हमें ये भी बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमारा वो कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हम जो कि एक कंडीशन है जो कि एक सोशल स्ट्रैटा में अरेंज्ड होता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है स्ट्रैटा से बना है। स्ट्रैटा यानी कि क्लासेस, यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में अलग अलग क्लासेस के बेसिस पर लोगों को अरेंज किया जाता है। मतलब समझ में आ रहा है, विद इन अ ग्रुप, मतलब अरेंज किया जाता है कि कौन टॉप में होना चाहिए, कौन मिडल में होना चाहिए, और सोसाइटी में किसको सबसे नीचे रखना चाहिए, किसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, यानी कि बेसिकली हम उनको सोशल स्ट्रैटा में अरेंज करते हैं। इन अदर वर्ड्स बोले, ये एक सिस्टम है जिसमें जो सोसाइटी है लोगों को डिवाइड कर देती है और उनको कैटेगरीज में रैंक करती है, ठीक है। उनको कैटेगरीज में रैंक करती है, और ये कैटेगरीज जो है वो हायरार्की में प्लेस्ड होती है। तो ये जो हमारा पिरामिड है, मतलब हम इसको एज ए पिरामिड समझ सकते हैं ना। जो मोस्ट फॉर्चून है उनको टॉप लेवल पे रखा जाता है। तो ये जो फॉर्मेट है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली ओवर द ईयर्स फॉर्मेट भले ही चेंज हो सकता है इसका, कि जो फर्स्ट टॉप लेवल पे जो थे वो हो सकता है सेकंड लेवल पे आ जाए, सेकंड थर्ड वाले फर्स्ट पे आ जाए। तो फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सोसाइटी का, ईच एंड एवरी सोसाइटी का ये इंटीग्रल पार्ट हमेशा से रहेगा। क्या? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अब स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटीज़ में स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो एस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? एस्क्रिप्शन पे। अब ये एस्क्रिप्शन क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। एस्क्रिप्शन बेसिकली एक टाइप ऑफ कल्चर है जो कि अचीवमेंट के बेसिस पे नहीं होता है, जो कि अचीवमेंट के बेसिस पे नहीं होता है, बट इस बेसिस पे होता है कि हु अ पर्सन इज, वो इंसान कौन है, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में लोग जो है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में कैसे प्लेस्ड होते हैं, उनके एस्क्राइब्ड स्टेटस के हिसाब से। अब देखो, एस्क्राइब्ड स्टेटस बेसिकली प्रोफेशन से नहीं होता है, कि हमारा जो स्टेटस है वो प्रोफेशन के ऑक्यूपेशन की वजह से नहीं बनता है, बट हमने जो बाय बर्थ एक्वायर किया है उससे हमारी जो आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। एस्क्राइब्ड स्टेटस रेफर्स टू द स्टेटस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स बाय बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ ही वो एक्वायर करता है, वो स्टेटस हमारा स्क्राइब स्टेटस है। मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बाय बर्थ ही वैसा है, तो उसके ऊपर उस चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, उसको नहीं ठीक कर सकता। वही अगर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उसकी आइडेंटिटी है, उसका स्टेटस अगर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे है, तो वो उसके हाथ में है कि उसको कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है। वो उसके हाथ में है कि वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, नहीं करेगा तो फिर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से उसका स्टेटस बनेगा। तो वो उसके हाथ में है। लेकिन ये स्क्राइब स्टेटस में क्या होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता। जो हम पैदा जैसे हुए हैं, सो हमारा जो सोशल पोजीशन क्या है जिसमें वो पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेबी का कोई सर्टेन आई कलर है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर है, उस बेबी का कोई बेबी है, वो ब्लू कलर के साथ पैदा हुआ है, तो उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो आई कलर के ऊपर है ना, वो उस फीचर को चेंज नहीं कर सकता है। हालांकि आज के समय में कुछ भी चेंज हो सकता है आर्टिफिशियली, बट ठीक है, उतना वो वैसे उस नज़र से ना सोचे। तो यही कह सकते हैं कि हम उसके फीचर को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने इस फीचर को जो बाय बर्थ हमें मिला है, तो ये हमारा स्क्राइब्ड स्टेटस है, या बाय बर्थ हमें कोई टैलेंट मिला है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को जो है इंडियन कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना था, तो इंडियन कास्ट सिस्टम हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम का। ये मतलब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, हमारा आंसर एक्सपेंड हो जाएगा तुम्हारा। तो इंडियन कास्ट सिस्टम एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसके बारे में तुम लिख सकते हो, और बहुत सारी बातें तुम्हें लिखने को मिल जाएंगी। कंटेंट बहुत सारा है, मतलब ये कह रही हूँ मैं। आप कास्ट से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे लोग कास्ट के बेसिस पे एक दूसरे को डिवाइड कर रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने हिंदुज़म का एक वो लिखा है एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल कि हिंदू रिलीजन में जो कास्ट रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, है ना। यानी कि हमारा बहुत पहले से ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम ऑफ हिंदुज़म, है ना। तो इसमें हमारे ये 4 ही कास्ट माने जाते थे। ब्राह्मण्स जो हमारे प्रीस्ट हो गए, टीचर हो गए, पंडित या फिर अध्यापक, तो वो हमारे उस टाइम पे हाईएस्ट कास्ट पे होते थे, और वो सारी एम्यूनिटीज़ एंजॉय करते थे जो कि एक लोअर कास्ट के पर्सन को अलाउ नहीं होता था एंजॉय करना। फॉर एग्जांपल अनटचेबल्स या दलित्स हो गए, जो कि इनफैक्ट वो फोर फोल्ड सिस्टम वर्ण सिस्टम के अंदर थे भी नहीं। लोग उन्हें इतना इम्प्योर मानते थे कि उनको बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं थी करने के लिए।
ठीक है, जैसे कि उनको सेम कुएं से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, वो टेंपल में, सेम टेंपल में जिसमें बाकी ब्राह्मण्स के बच्चे या ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी जा रहा है टेंपल्स में, तो उन्हें अलाउ नहीं था कि दलित जाए, या अपर कास्ट के प्रेजेंस में जूते ना पहनना। इस तरह के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो दलित अनटचेबल्स वो जिनको मानते थे, तो दलित्स को वो इम्प्योर मानते थे काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सॉरी थोड़ा बाहर के नॉइज़ के लिए, बट हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्र, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तुम एक्सप्लेन कर देना, मैंने इसमें लिखा नहीं, मैंने बहुत लिमिटेड वे में लिखा है इंडियन कास्ट सिस्टम का, जितने पॉइंट्स आए वो लिखना। लाइक ब्राह्मण्स जैसे मैंने बताया प्रीस्ट और टीचर्स होते हैं, क्षत्रियज हमारे वैरियर्स हो गए, है ना, जो लड़ते हैं देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, जो भी है वैरियर्स हो गए, और वैश्य हमारे आई गेस बिजनेस मैन एंड ट्रेडर्स हो गए, आई गेस यही है। शूद्र हमारे लेबर्स जो काम करते हैं, लेबर, वर्किंग लेबर होंगे आई गेस। तो एक बार आप ये कंफर्म कर लेना, देख लेना, इसके बारे में और बातें लिख सकते हो, या फिर आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हो, है ना, कास्ट से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी किस तरह से अभी भी, जैसे कि शादी करने के लिए हम सेम कास्ट का लड़का या लड़की ढूंढते हैं, इस तरह से और भी चीज़ें हैं। लोअर कास्ट को हम नहीं चाहते कि वो हमारे ग्लास का पानी पिए या समथिंग लाइक, ऐसे चीज़ें होती है कई सारे। तो तुम एग्जाम्पल लिखो जो भी है, ये दिखाने के लिए कि हाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमेशा से इंटीग्रल पार्ट रहेगा, इंडिया कितना भी मॉडर्न हो जाए, इंडिया का कोई भी कंट्री। ओके, दूसरा एग्जांपल मैंने जेंडर का दिया है। एक तो यार ये बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम, मैं ये 5 से ज़्यादा बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती। आधे में वीडियो रुक गई थी, मैंने आधे से ज़्यादा वीडियो बना लिया था, मुझे बार बार बोलना पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो भी लेट गया, ये वाला आया है, तो उसके लिए सॉरी। होप सो अभी ठीक है। हाँ, तो देखो जेंडर सिस्टम की बात करें तो जेंडर सिस्टम का भी तुम एग्जांपल लिख सकते हो इंडियन कंटेक्स्ट में। ये एक सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। इनफैक्ट मॉडर्न इंडियन सोसाइटी आने के बाद भी इट इज़ प्रिवलेंट टू डेट, आज भी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है जेंडर की बेसिस पे। आज की जनरेशन भी कम से कम एक लड़का तो चाहती है, हर पेरेंट्स एक लड़का चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है भाई लड़का होगा तभी तो दहेज लेंगे, क्योंकि उनकी पुरानी सोच होती है उनको दहेज लेना ही होता है। तो ये हो गई। और गाँव में तो और ज़्यादा बुरी हालत है। गाँव में लोगों को लगता है कि लड़कियाँ एक बर्डन की तरह सोसाइटी में, जिनको पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस शादी करने के लिए बने हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पुराने टाइम से चल रही है। अभी इस मामले में काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है, बट ये तो सिर्फ मैन और वुमेन के केस में हो गया। इसमें बहुत सारी कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा, पता होगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी लिखने को, जो भी डिस्क्रिमिनेशन मैन एंड वुमेन के बीच में देखते आ रहे हो अभी तक, वो सब लिख देना। बट उनके अलावा भी देयर आर न्यूमरस जेंडर्स जिनकी जो सोसाइटी जिस पर ध्यान नहीं देती है, वो है हमारे की LGBTQ कम्युनिटी, है ना। मैन और वुमेन के अलावा भी बाकी जेंडर्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, लोगों ने उनको भी स्ट्रैटिफाई कर रखा है कि वो तो है ही नहीं भाई, ऐसे कैसे है, हम नहीं मानते, है ना। कई लोग तो मानना ही नहीं चाहते हैं, कोई लोग मान रहे हैं तो वो सोसाइटी में उसको सबसे लोएस्ट लेवल में रखते हैं, कि उनका लेवल बिल्कुल नीचे रखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मतलब तुम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जेंडर का भी एग्जांपल लिख सकते हो। मैन एंड वुमेन के तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें कंटेंट मिल जाएगी लिखने को, बट तुम LGBTQ कम्युनिटी के बारे में भी लिख सकते हो कि कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर और बहुत सारे ऐसे जेंडर्स होते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है हर फील्ड्स में, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में उनको नहीं मिलता है। बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स है या यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स हो, है ना। तो इस तरह से जो इंडियन सोसाइटीज़ है वो स्ट्रैटिफाइड कर रही है ग्रेटली बिटवीन अदर जेंडर्स अदर देन स्ट्रेट पीपल के अलावा भी लोग बाकी जेंडर्स को स्ट्रैटिफाई कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर रहे हैं, उनको रैंक कर रहे हैं सबसे लोएस्ट में। पहले वो तो रैंक ही क्यों करना, है ना। तो चलो ये इस तरह से लिख देना, मैंने बहुत लिमिटेड में लिखा है। अब हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हमें डिफरेंस बताना है सोशल स्टेटस और सोशल क्लास के बीच में। तो देखो सोशल स्टेटस, सोशल क्लास क्या है ये। सोशल स्टेटस हमारा सोशल स्टेटस हो गया कि हमारा क्या स्टेटस है सोसाइटी में दूसरे के रिलेशन में। इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ सोसाइटी इन रिलेशन टू अदर। सोशल क्लास यानी कि हमारा क्लास क्या है सोसाइटी में, हमारी क्लास क्या है, हम अपर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, अपर लोअर है, लोअर मिडिल है या पुअर के हैं, तो ये हमारा सोशल क्लास है। सोशल क्लास इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे होता है, ठीक है। और सोशल स्टेटस हमारा कि सोसाइटी में हमारा रिलेशन क्या है, कैसा मतलब कैसी हमारी इमेज है सोसाइटी में, हमारा लाइक डिसेंट क्या है। लाइक देखो सोशल स्टेटस में फैक्टर्स हो गए फैमिली, डिसेंट, ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ एन ऑक्यूपेशन, मतलब हम जो काम करते हैं, हमारी जो नौकरी है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है, उसमें कितना ऑनर और प्रेस्टीज मिलता है ना। तो सोशल स्टेटस अगर बोलूँ तो मेरी फॉर एग्जांपल अगर मेरी सोशल स्टेटस क्या होगी कि मैं टीचर हूँ, किसी और की सोशल स्टेटस क्या होगी कि वो IAS ऑफिसर है, किसी और की होगी कि वो मैकेनिक है, तो वो ये सोशल स्टेटस है।
या कल्चरल पोजीशन पे उसका जो, हाँ ये भी नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें। सोशल क्लास तो क्लियर है कि भाई तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो हमारा सोशल क्लास हो गया, ठीक है। सोशल स्टेटस के अंदर हम एस्क्राइब्ड सोशल स्टेटस बोलते हैं और अचीव्ड स्टेटस बोलते हैं। एस्क्राइब्ड हमने अभी डिस्कस किया, जो बाय बर्थ हमें हमारे अंदर होता है, बाय बर्थ हम जिस स्टेटस पे होते हैं वो हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस हो गया। और अचीव्ड स्टेटस यानी कि जो हम अचीव करके हमारी जो स्टेटस बनी है, हमने कुछ अचीव किया लाइफ में, फिर जो हमारी स्टेटस बनी है वो हमारी अचीव स्टेटस हो गया, और ये हमारा सोशल स्टेटस के अंदर आता है। और ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया सोशल क्लास में, हमारा अपर मिडिल या अपर क्लास, लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, पुअर क्लास, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है सोशल क्लास का। तो आपको ये क्लियर होगा। अब क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात हो ही रही है तो हम थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी पढ़ते हैं। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, देखा ना, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, उनको रैंक करते हैं कैटेगरीज में, ठीक है। और एग्जांपल दे देना, जैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को, वही सारी चीज़ें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। तो इसमें एग्जाम्पल्स में इंडियन कास्ट सिस्टम वगैरह वगैरह और भी जैसे, तो वो सब तुम लिख सकते हो। अब थ्योरीज़ की बात करें, एक फंक्शनलिज्म, 3 थ्योरीज़ है, मतलब मेजर थ्री थ्योरीज़ की बात करेंगे। तो पहला है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटीज़ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मतलब जो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट थे हमारे, उनका मानना है कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और वो इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स है। मतलब हर एक जो सोसाइटी का हर एक पार्ट है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। सोसाइटी का एक पार्ट सोसाइटी के दूसरे पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि सोसाइटीज़ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि इंटर रिलेटेड है, जिसके पार्ट्स जो है, सोसाइटी के पार्ट्स इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे से संबंध है, मतलब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। तो फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटीज़ को वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं, जिसमें सोसाइटी का हर एक पार्ट को, मतलब वो सोसाइटी के हर एक पार्ट को वो एक ऑर्गेनिज्म के पार्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन विच ईच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स सर्वाइवल। जैसे कि हम ऑर्गेनिजम्स में, हमारे बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हर एक पार्ट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसी तरह से फंक्शनलिस्ट जो है वो सोसाइटी को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझती है, जिसमें उस ऑर्गेनिज्म का हर एक पार्ट जो है अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। मतलब सोसाइटीज़ जो है टुकड़ों में है, पार्ट्स में है और इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है, और हर एक पार्ट कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, कंट्रीब्यूट करता है सर्वाइवल के लिए, इसलिए इसको फंक्शनलिज्म कहते हैं, इस थ्योरी को। तो फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो एम्फेसाइज करती है कि द वे दैट पार्ट्स ऑफ सोसाइटीज आर स्ट्रक्चर्ड, मतलब वो एम्फेसाइज करती है कि जिस तरह से सोसाइटी का पार्ट स्ट्रक्चर्ड है वो उसी तरह से हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। सोसाइटी के जो वेरियस पार्ट्स हैं एक साथ काम करके स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनलिस्ट थ्योरी था। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की मैं बात करूँ, ये ऊपर से आपको बस आउटलाइन मिल जाएगा थ्योरीज़ के बारे में, अब इतना भी लिख दोगे तो बहुत है, वरना तो आप और भी लंबी लंबी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, हाँ मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो किस तरह से देखता है। वो कहता है कि जो सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो अमीर और बड़े पावरफुल लोगों को बेनिफिट करता है, ठीक है, और पुअर को, मतलब पुअर के ऊपर पुअर को वो बेनिफिट नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है रिच और पुअरफुल को मिलता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है उनके अकॉर्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम सोसाइटी जो है विनर्स और लूजर्स का सिस्टम क्रिएट करता है, जिसमें कि एक तरफ विनर्स होंगे जो बड़े बड़े अमीर आदमी हो गए, और एक लूजर्स होंगे जो गरीब आदमी हो गए। और इसको कैसे मेंटेन करते हैं, जो विनर्स है हमारे, और ये जो विनर्स और लूजर्स है वो कैसे मेंटेन होता है, जो हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे टॉप ऑफ द लेवल पे होते हैं वो मेंटेन करते हैं। अब क्योंकि सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट इंटरेस्ट की वजह से, सबके अलग अलग इंटरेस्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जो हायर ग्रुप है वो ज़्यादा बेनिफिट करती है, बेनिफिट मोर देन अदर्स। जो हमारे टॉप लेवल पे बैठे हैं, हायर ग्रुप्स है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पावर है, वो जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो ये नहीं कि आउटराइट वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा युद्ध होता है या वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा या वर्ल्ड वॉर जैसा नहीं। बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि टेंशन, हॉस्टिलिटी, सीवियर कॉम्पिटिशन एंड डिसएग्रीमेंट ओवर गोल्स एंड वैल्यूज़, यानी कि हम सबके थॉट्स एंड हमारे जो विचार है, हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे इंटरेस्ट है, सबके अलग अलग ऐसे होते हैं सोसाइटी में। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, कोई उसकी बात से नहीं मानता, किसी को ये पसंद है, किसी को वो नहीं पसंद है। तो इसकी वजह से टेंशन, हॉस्टिलिटी और कंपटीशन भी बढ़ता है सोसाइटी में, और गोल्स और वैल्यूज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मानना है। अब जो हमारे फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट है वो इस
कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को जो है क्रिटिक करते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जैसे कि वो हमेशा ये देखती है कि अमीर लोग जो है वो ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं, मतलब ज़्यादा, मतलब वो गरीब लोगों के भी हिस्से का पैसा लेते हैं, मतलब वो अच्छे नहीं होते, राज करते हैं, है ना। तो मतलब इस तरह की उन्होंने बात की है। तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग जो है हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट और इकोनॉमिक्स सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही उसी तरह से एक्ट करते हैं। तो उन्होंने बिल गेट्स का एग्जांपल दिया कि बिल गेट्स ने अपना 58 ऑफ द परसेंट जो है वो चैरिटी को दिया है। तो मतलब जो फंक्शनलिस्ट है वो इनके थ्योरी को, इनके अप्रोच को क्रिटिक कर रही है। और ये भी वो क्रिटिक करती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है वो लोगों की स्टेबिलिटी को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जैसे कि फंक्शनलिस्ट ने कहा था कि सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स आपस में मिलकर जो है काम करते हैं और स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, सॉलिडारिटी बनाए रखते हैं। तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को आर्ग्यू करती है, मतलब क्रिटिक करती है कि ये जो थ्योरिस्ट है वो लोगों को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोगों की स्टेबिलिटी को, कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, अंडर एस्टिमेट द पीपल स्टेबिलिटी टू मूव अपवर्ड इन द सोसाइटी, कि ऐसा नहीं कि सब लोग जो है सोसाइटी में ऊपर जाने के लिए ही मर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दे आर्ग्यू दैट इफ पीपल रियली वांट टू सक्सीड दे डू सो थ्रू हार्ड वर्क। तो ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही मतलब बहुत मीन हो जा रहे हैं या अपने इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो वो मानते हैं कि ऐसे भी कई लोग हैं जो सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क का ऑप्शन चुनते हैं, है ना। और स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी हो सकती है अगर सब लोग मिलकर काम करें, ऐसा फंक्शनलिस्ट कह रही है। तो वो बेसिकली किसको क्रिटिक कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था। एक बार मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, सारे पीपीटी हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, लाइक सीआई सीएसएस मतलब होते जाएंगे, तो मैं आपको जो है ये एक ही साथ सारा प्रोवाइड कर दूँगी पीपीटी, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अपलोड कर दूँगी। ओके, तो आप बस एक बार याद दिला देना। और अभी के लिए आप या तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो हाँ, आप अभी यही करिए तो बेटर होगा, क्योंकि अब जितना खुद से लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी, आप वीडियो भी देख लेंगे, है ना, समझ भी आ जाएगा, समझते भी जाएंगे और नोट्स भी बनते जाएंगे। तो एक तरह से आप लिख ही रहे हो, लिखोगे साथ साथ समझते समझते, तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो ये तो आना ही है। अब हमारा जो तीसरा थ्योरी है वो है सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, यानी कि इंट्रैक्शनलिज्म। ये जो थ्योरिस्ट है वो सोसाइटी को एज अ प्रोडक्ट ऑफ शेयर्ड सिंबल मानती है, सच एज लैंग्वेज, ठीक है। मतलब वो सोसाइटी को एज अ प्रोडक्ट ऑफ शेयर्ड सिंबल, यानी कि सिंबॉलिक इंटरैक्शन, यानी कि सोसाइटी के थ्रू हम इंटरैक्शन कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज की मदद से। तो ये इनका ये कंसेप्ट है इंटरैक्शन वाला, यानी कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो सोशल वर्ल्ड को समझ पाते हैं, सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं वो सोशल वर्ल्ड को समझ पाते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी कि अपने थ्रू लैंग्वेज और सिंबल्स के थ्रू वो मीनिंग को एक्सचेंज कर रहे हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स, यही होता है। तो जो सोसाइटीज़ है अल्टीमेटली क्रिएट होती है, मेंटेन होती है और चेंज होती है बाय सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही सोसाइटीज़ क्रिएट होती है, मेंटेन होती है और चेंज आती है। यानी कि अगर हमें कोई रूल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, कोई इशू आ रहा है तो कैसे हो कि इशू आ रहा है, तो कैसे सबको पता चलेगा, जब तक हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, है ना, तब तक हमें नहीं पता चलेगा इशू क्या है। हमारे लिए जो इशू है हो सकता है वो दूसरे के लिए नहीं हो, हमारे लिए वो चीज़ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने किया ही नहीं, दूसरे के लिए हो सकता है वो इशू हो। तो फिर एक दूसरे से हम बात करते हैं सोसाइटी में, तभी हम नए नए इशूज़ राइज होते हैं, है ना। और फिर उसके सोल्यूशंस कैसे आते हैं, अगेन इंटरैक्ट करके, कम्युनिकेट करके। तो यानी कि सोसाइटीज़ जैसे डेवलप हो रही है धीरे धीरे, कैसे डेवलप हो रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरैक्शन के थ्रू, ठीक है। हाँ, मतलब सोसाइटी में मेंबर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तभी सोसाइटीज़ क्रिएट होती है, तभी सोसाइटी को मेंटेन किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सोल्यूशंस ढूंढे जाते हैं, फिर धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आती है। तो ये सारी चीज़ें सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही होता है। अब ये मैंने बड़ी मेहनत से, क्योंकि मैं आजकल फ़ोन से पीपीटी बना रही हूँ, बड़ी मेहनत से ये चार्ट बनाया था, तो थोड़ा सा ऐसे अजीब सा है, लोकल छाप है, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना। देखो जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी सिंबल्स यूज़ करती है, सिंबल्स यूज़ करके वो मीनिंग एस्टैब्लिश करती है एक दूसरे के साथ, सिंबल्स की मदद से अपना मीनिंग दूसरे से शेयर करती है, और वो दूसरा अब जो वो सोच रहा है वो दूसरे से शेयर करता है। तो यहाँ पे पहले वो मीनिंग एस्टैब्लिश करते हैं, फिर सिंबल्स की मदद से, फिर अपने व्यूज़ डेवलप करते हैं, उसके बाद मीनिंग एस्टैब्लिश हुआ, अच्छा इस चीज़ के लिए ऐसा होता है, इसका मतलब ये होता है, फिर अपना व्यूज़ डेवलप करते हैं कि उनके हिसाब से ये ठीक है कि नहीं है, फिर एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हैं, और यही सोसाइटी है। तो ये जो सर्कल है वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो गया ख़त्म। तो ये हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिया है। तो होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है। ये हमारा स्पेशल इंटरेक्शन है, स्पेशल इंटरेक्शन के ऊपर है। ये शायद ही क्लास में आपने सुना हो, बट हो सकता है आपने नहीं सुना हो या हो सकता है सुना हो, बट ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था, बहुत पुराने पेपर में आया था, आई गेस 2012 में आया होगा मे बी। तो ये उसका क्वेश्चन है, तो कभी कभी आ जाता है। तो हमें अब समझते हैं, हमें बोला है कि स्पेशल इंटरैक्शन क्या होता है, हमें इंडियन कंटेक्स्ट के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ। ये भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो, स्पेशल इंटरैक्शन एक रियलाइज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल। इसमें क्या बोल रहा है कि स्पेशल इंटरैक्शन क्या होता है, मूवमेंट होना, ठीक है, मूवमेंट होना किसी भी चीज़ का, चाहे वो लोगों का हो या इन्फॉर्मेशन का हो या कोई चीज़ का हो, मतलब क्या होना, मूवमेंट होना। और ये कैसे मूवमेंट होता है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में मूवमेंट होता है, ठीक है। ओरिजिन, सपोज ओरिजिन
है सपोज ये, और ये डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से यहाँ चीज़ें कोई जा रही है, चाहे अगर लोग जा रहे हैं, जैसे कि लोग अपने घर से गांव जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, दिल्ली से सपोज बेंगलोर जा रहे हैं, तो ये उनका डेस्टिनेशन हो गया। बेंगलोर से कोई दिल्ली आ रहे हैं, तो ये सब क्या है ना, या सामान हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशियल इंटरेक्शन हो गया, या कोई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जा रही है। तो ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है हमारा जो, अब फिर ये क्या कह रहा है कि ये जो है मोबालिटी का फॉर्म है एक तरह से, जैसे कि जर्नीज टू वर्क, माइग्रेशन, टूरिज्म, यूजेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब स्पेशल इंटरेक्शन के अंदर आता है, जहाँ पे मूवमेंट हो रही हो, किसी तरह की मोबालिटी हो रही हो, है ना। जर्नी हो, चाहे जर्नी हो रही हो, जर्नी कर रहे हो हम, तो भी वो स्पेशल इंटरेक्शन है, या काम की वजह से कोई जर्नी हो रही हो, या माइग्रेशन हो रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, टूरिज्म हो रहा हो, ये सारी चीज़ें, है ना। पब्लिक फैसिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, बस से इधर से उधर जाना, इधर से कॉलेज जाना, हमारा डेस्टिनेशन क्या होता है इस टाइम पे, कॉलेज, घर से घर हमारा ऑरिजिन होता है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का यूज़ करना, या इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो है ये स्पेशल इंटरेक्शन में आता है। अब हमारा स्पेशल इंटरेक्शन ऑकर होने के लिए 3 इंटरडिपेंडेंट कंडीशंस ज़रूरी है, तभी स्पेशल इंटरेक्शन ऑकर होगा। और वो 3 इंटरडिपेंडेंट कंडीशंस क्या है, यानी कि 3 ऐसी कंडीशंस जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, मतलब वो 3 में से अगर एक नहीं होगा तो फिर ये दोनों नहीं हो सकती, है ना। समथिंग कुछ ऐसा ही है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो पहला आता है हमारा कंप्लीमेंटरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी अ सप्लाई एंड डिमांड बिटवीन इंटरैक्टिंग लोकेशंस, मतलब जिन लोकेशंस में इंटरैक्ट हो रहा है, मतलब जिन लोकेशन में हम इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, लोकेशन क्यों दिया है, क्योंकि एक हमारा ऑरिजिन होगा और एक हमारा ऑरिजिन होगा और एक हमारा डेस्टिनेशन होगा। तो इन लोकेशंस पे इंटरैक्शन होने के लिए सप्लाई और डिमांड का होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो इनमें से पहला कंडीशन, इसको हम कॉम्प्लीमेंटरिटी बोलते हैं। तो ये हमारा स्पेशल इंटरैक्शन का पहली कंडीशन है। अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारे आलू प्याज उग रहे हैं, या खाने का सामान, बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ मिलती है, ठीक है, तो ये पड़ी रहेंगी। अब ये सब्जियां हमें बेचनी है, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, हमें कहीं और बेचनी है। अगर हमने डिसाइड किया हमें यहाँ बेचनी है, बट यहाँ पे डिमांड ही नहीं है उन सब्जियों की, या वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ज़रूरत तो हर जगह होती है इन सबकी, बट चलो यहाँ पे ले लो कि कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे डिमांड ही नहीं है भाई, इस लोकेशन पे जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे डिमांड ही नहीं है उस चीज़ की, और हम दे रहे हैं, तो क्या ये इंटरेक्शन ज़्यादा दिन तक चलेगा? नहीं, ये बंद हो जाएगा, है ना। तो इधर भी अब इधर डिमांड है और सप्लाई ही नहीं मिल रहा है ना, तो तब भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, कि कॉम्प्लीमेंटरिटी, यानी कि सप्लाई और डिमांड होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक जगह पे सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक जगह पे बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस जगह के जहाँ पे उन फूड प्रोडक्ट्स की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, उस सेंस में कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब उसके अपोजिट किसी दूसरे लोकेशन में उसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा हो जितनी सरप्लस में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना डिमांड भी होना चाहिए, है ना। चाहे फूड प्रोडक्ट्स की हो, स्टोर एंड इट्स कस्टमर की हो, है ना, स्टोर और कस्टमर के बीच में सप्लाई एंड डिमांड होना चाहिए, इंडस्ट्री और सप्लायर के बीच में सप्लाई एंड डिमांड सही होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए उसके, ठीक है। हाँ, तभी हमारी जो है स्पेशल इंटरेक्शन ऑकर होगा, ठीक है। दूसरे मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है ओके, ये बस ये लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, इसलिए मैंने सोचा ये भी करवा देती हूँ। तो ट्रांसफेरेबिलिटी, ये हमारा दूसरा कंडीशन है, यानी कि मोबालिटी कैसे हो सपोर्ट होगा। अब हमने लोकेशन वो ढूंढ लिया जहाँ पे सप्लाई भी अच्छी खासी हो रही है, और जितनी सप्लाई हो रही है उतनी डिमांड भी है एक जगह पे, हमने वैसी डेस्टिनेशन भी ढूंढ ली और ऑरिजिन भी ढूंढ लिया, ठीक है। सप्लाई अच्छा खासा है और जहाँ पे हमें भेजना है वहाँ पे डिमांड भी अच्छा खासा है या जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई भी आ रहा है, सप्लाई भी हो रही है चीज़ें। अब यहाँ से यहाँ चीज़ें जाएंगी कैसे, ट्रांसफ़र कैसे होंगी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, यानी कि कोई ना कोई गाड़ियाँ वगैरह तो हमें करना ही होगा, या कुछ भी कैसे भी समाधान निकालना होगा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने में, है ना। तो ट्रांसफेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसके बिना इंटरेक्शन नहीं हो सकता, कि हमें ऑरिजिन से डेस्टिनेशन के बीच में एक वेल प्लान्ड, हाँ, ताकि एक लिंक बन सके ऑरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच का, तो उसके लिए हमें वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि इस डिस्टेंस को ओवरकम करे, डिस्टेंस, कॉस्ट और टाइम को टू ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी हो गया। अब हमारा थर्ड कंडीशन जो आता है वो है इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मतलब वो लोकेशन जहाँ हो सकता है कि हमें बेटर अल्टरनेटिव, बेटर ऑप्शन मिल रहा हो एज अ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन या फिर एज अ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। इसको तुम ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल एक माइग्रेंट है या एक बिजनेसमैन है, उसको किसी ने बताया कि इस जगह पे तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी नौकरी मिलती है जो तुम्हारे लिए सूटेबल होगा, तुम्हें मज़े हो जाएंगे भाई। तो फिर ये जाता है, ठीक है, जाता है, लेकिन वो रास्ते में देखता है कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं, वो भी अच्छी जॉब्स जो उसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब उसको रास्ते में दूसरा बेटर अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल गया है, तो वो यहीं जाएगा ना, यहीं जाना प्रेफर करेगा, उसको रास्ते में मिल गया, बजाय इसके कि वो इतना दूर जाए, है ना। तो जब इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब यही होता है कि वो लोकेशन जहाँ पे उसको बेटर अल्टरनेटिव मिल रहा है एज अ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, है ना, या एज अ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो इस एग्जाम्पल से इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी समझ में आ गई,
ठीक है। तो ऑफ कोर्स माइग्रेशन फ्लोज आर नॉट एंटायरली मोटिवेटेड बाय इकोनॉमिक लॉजिक एंड माइट इन्वॉल्व। हाँ, तो ये बात तो है ही इसमें कि ऐसा नहीं है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ वहीं देखेंगे जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा मिल रहा होगा, है ना। हम सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं, हमारे लिए ठीक है कि नहीं, वो जगह पीसफुल है कि नहीं रहने के लिए, नहीं। उसके बाद हम देखेंगे पैसे वैसे कितने ज़्यादा है, कम है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सब जानते हो। तो ये इमेज देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटैरिटी में क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड होना चाहिए दोनों लोकेशन पे, ओरिजिन और उस पर भी डेस्टिनेशन, या सप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिमांड है, या यहाँ पे सप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। तो ये हमारे इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी कि हमें यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन बीच में हमें कोई उसी की तरह कोई अल्टरनेटिव या बेटर ऑप्शन मिल गया तो हम यहाँ चले जाएंगे। ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफ़र करना A to B में, ठीक है। ऑरिजिन से डेस्टिनेशन को लिंक करना, ये लिंक करना है ना। तो ऐसा बनाना कोई भी चीज़, तो बेसिकली ट्रांसफ़र की ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, स्पेशल इंटरेक्शन भी हो गया, छोटा सा था। अब हम थर्ड, ये भी मुझे करना है, थर्ड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़रूर करें लाइक, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।